तो मैंने देखा सलार मूवी को फिर से, और वो भी 2 बार, और मुझे मिली बहुत सारी हिडन डिटेल्स जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पर फिर से इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले भी मैं सलार मूवी के हिडन डिटेल्स पर एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको कि आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर से करना। वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना था वीडियो। और अगर ऐसे ही चैनल पर जाकर चेकआउट नहीं करना है तो आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हो। और तीसरा और आखिरी ऑप्शन है एंड स्क्रीन से जाकर देखना, तो मुझे लगता है कि आपको वही चूज करना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखते रहो। तो चलो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो देखो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलार मूवी की माइक्रो डिटेल्स के बारे में। सलार मूवी में हमें जितने भी सेट्स दिखाए गए हैं, एक्टर्स के डायलॉग से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक, उसमें हमें जितने भी हिंट्स मिले या फिर जितने भी हिडन डिटेल्स मिले, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने एनिमल पर वीडियो बनाया था, वो भी एंड स्क्रीन से जाकर देख लेना, ठीक है। सॉरी, वो थोड़ा इमोशन में बह गया था, वैसे देख लेना। मजाक से हटके बात करें तो कुछ लोगों को सलार मूवी में लॉजिक मिसिंग लग रहा था, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए इस मूवी में लॉजिक को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्रशांत नील ने ऐसे तो नहीं बना दिया ना सलार मूवी को। तो चलो फिर ज्यादा लेट ना करते हुए इस वीडियो को तो स्टार्ट कर लेते हैं, सलार मूवी की माइक्रो डिटेल्स। और हाँ, इस वीडियो की एंडिंग में जो सलार का पार्ट 2 आने वाला है, यानी कि शौर्यांगा पर्वम, उसको लेकर मेरे पास एक फैन थियरी है जो कि काफी तगड़ी है, उसको भी देख लेना। तो फिर कहाँ से स्टार्ट करें? एज ऑलवेज माइक्रो डिटेल से ही शुरू करते हैं। देखो, जब देवा छोटा होता था वो उसके गले में एक ताबीज को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो हमें वहाँ पर नहीं दिखता। ऐसा क्यों? इसका रीजन हमें मूवी में नहीं दिखाया गया, इसको प्रशांत नील ने हम पर छोड़ा है। तो देवा के गले से लॉकेट उसकी माँ ने निकाला है क्योंकि वो खानसार की हर एक चीज से देवा को दूर करना चाहती थी, या फिर उस ताबीज से उन्हें कोई पहचानने ले, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि देवा के गले में वो ताबीज हमें 2017 की टाइमलाइन में नहीं दिखता, लेकिन जब वरदा देवा को खानसार में लेकर गया था तब वहाँ पर हम देवा के गले में ताबीज को नोटिस कर सकते हैं। अब इस ताबीज का क्या चक्कर है वो शायद प्रशांत ने सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्व में रिवील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कृष्णकांत के कहने पर बिलाल देवा को फोन तो करता है, लेकिन अपने फोन से नहीं, वो फोन को चेंज कर देता है और वहाँ पर सिम कार्ड भी चेंज कर देता है ताकि कोई उनकी कॉल को ट्रेस ना कर पाए। और वहाँ पर देवा के पास भी 3 फोन है, जिनमें से कि वो एक यूज करता है। अब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान 3 फोन नहीं रखेगा अपने पास, लेकिन यहाँ पर देवा और बिलाल की बात अलग है क्योंकि उनके ऊपर राधा रमा के गुंडे नजर रखे हुए 24 घंटे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप कहोगे कि इतनी छोटी बात पर भी ध्यान कौन देता है। आद्या के एयरपोर्ट से निकलने के बाद कुछ मिली सेकंड्स का एक सीन आता है जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि कृष्णकांत ने आद्या के फोन पर कई सारे मैसेजेस किए हैं। मतलब सीरियसली कोई मूवी को देखते हुए इस चीज को नोटिस भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी प्रशांत नील ने इस सीन को डाला। ये सीन दिखाता है कि प्रशांत नील ने अपनी मूवी के स्क्रीन प्ले को मूवी की स्टोरी के साथ परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। हम यहाँ पर मूवी के पूरे फर्स्ट हाफ में देवा के एक हाथ में एक कपड़ा बांधा हुआ नोटिस कर सकते हैं, जिसके बारे में कि आगे चलकर हमें पता चलता है कि उस हाथ पर कपड़ा देवा ने इसीलिए बांधा था क्योंकि उस हाथ पर एक टैटू बना हुआ है जो कि डेविल को रिप्रेजेंट करता है। और इस चीज को लेकर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टैटू छिपाने के लिए भी देवा की माँ ने उसे फोर्स किया होगा, क्योंकि देवा की माँ नहीं चाहती कि उन्हें कोई पहचाने। अब देवा के हाथ में जो टैटू है और खानसार की जो सील है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, क्योंकि खानसार की सील को भी देवा ने ही बनाया और ये दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। अब इस चीज पर आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लेकर जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस सीन में जहाँ पर पंडित और पंडित के गुंडे आद्या को सील वाली ट्रक में किडनैप कर ले जा रहे होते हैं, उनके पीछे एक गाड़ी आ रही होती है। उस गाड़ी के नंबर प्लेट पर लिखा हुआ होता है यूपी, जिसका की मतलब होता है उत्तर प्रदेश। लेकिन जहाँ से आद्या और बिलाल को किडनैप किया जा रहा है वो जगह तो तिनसुकिया आसाम में है ना, तो फिर यहाँ पर यूपी की गाड़ी क्या कर रही है? तो बात ऐसी है ना कि आद्या यूएसए से सबसे पहले वाराणसी आई होती है, यानी कि यूपी में आई होती है उसकी माँ की अस्थियों को बहाने के लिए। और वहाँ पर राधा रमा और उसके गुंडों को सब कुछ पता चल जाता है और फिर राधा रमा अपने गुंडों को वाराणसी आद्या को पकड़ने के लिए भेजती है। और फिर वहाँ से आद्या को बचाने के लिए बिलाल उसको देवा के पास तिनसुकिया गाँव में भेज देता है। तो वहीं से राधा रमा और ओमकारी माँ के गुंडे यूपी से तिनसुकिया गांव तक पहुंचते हैं आद्या का पीछा करते करते, तो इसलिए वहां पर हमें यूपी की नंबर प्लेट देखने को मिलती है। एक्चुअल में सारा प्लान राधा रमा और ओमकारी माँ का था, आद्या को किडनैप करवा कर उस सील वाले ट्रक में बिठाना ताकि देवा उसको रोके, और फिर खानसार के नियमों के अनुसार उस सील को रोकने वाले को मरना पड़ेगा। और तभी खानसार का प्रेजेंट करता यानी कि 2017 में जो करता है वर्धमन्नार और देवा के बीच में एक घमासान लड़ाई होगी, जो कि हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने लायक बात यह है कि राधा रमा और ओमकारी माँ ने एयरपोर्ट यानी कि वाराणसी एयरपोर्ट पर आद्या को पकड़ने के लिए जिन गुंडों को भेजा था उनकी गाड़ियों पर एक भी नंबर प्लेट नहीं थी। और यहाँ पर तिनसुकिया गांव में हमें यूपी की नंबर प्लेट वाली गाड़ी देखने को मिलती है। अब या तो ये कोई मिस्टेक है या फिर उसको आगे चलकर पार्ट 2 में ही सॉल्व किया जाएगा। देखो भाई लोग, अभी खानसार पर वर्धमन्नार का राज चल रहा है और वर्धमन्नार के राज में राधा रमा और ओमकारी माँ का कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता खानसार के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों दुश्मन है यार। इसलिए ये कहना गलत होगा कि वो गाड़ियाँ खानसार से ताल्लुकात रखती है इसलिए उन पर नंबर प्लेट नहीं है, क्योंकि खानसार की इंडिया पर चलती है।
नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि खानसार में डिलीवरी पहुंचाने वाला जो ट्रक है, जो कि सील वाला ट्रक है जिसमें कि आद्या को ले जाया जा रहा था, उसकी नंबर प्लेट हमें दिखाई गई है जो कि स्टार्ट होता है KA के साथ, जिसका कि मतलब होता है खानसार। अब आपको क्या लगता है कि ये कोई मिस्टेक की गई है प्रशांत नील के द्वारा, या फिर इसको आगे चलकर पार्ट 2 यानी कि शौर्यांगा पर्व में चलकर फिक्स किया जाएगा? आओ कमेंट में चर्चा करें। लेकिन अभी कृपया आगे बढ़े। तो ये थी सलार पार्ट 1 सीज फायर के फर्स्ट हाफ की डिटेल्स। तो चलिए अब बात करते हैं सलार पार्ट 1 सीज फायर की सेकंड हाफ की डिटेल्स पर। इस वाले सीन में जहाँ पर कि नारंग के बेटे को मारने से पहले वर्धा और उसका भाई यहाँ पर खड़े होते हैं और फिर पीछे से देवा की एंट्री होती है, तो उसकी परछाई को देखकर ही वर्धा उसको पहचान लेता है, वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। ये सीन फोरशैडो कर रहा था इन दोनों की दोस्ती को। मूवी में हमें कुछ रिकॉल सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि उस नारंग के बेटे को मारने वाले फाइट सीन में वो औरत कहती है कि 2 मिनट दो, अभी तैयार करके लाती हूँ, और फिर वहाँ पर नारंग के बेटे को मारने जा रहा होता है देवव्रता, तब वो वही सेम डायलॉग मारता है। और एक ऐसा ही रिकॉल सीन हमें वर्धा के साथ भी देखने को मिलता है। जब वर्धा छोटा होता है तब देवा उसकी माँ को उसको खाना खिलाने को बोलता है, और वैसे ही जब वर्धा देवा को बुलाने के लिए आता है ना खानसार में उसके घर पे, तब भी यही सेम सीन रिपीट होता है। जब बिलाल आद्या को खानसार की स्टोरी सुना रहा होता है, तब वहाँ पर वो एक डायलॉग बोलता है कि समंदर और पहाड़ों के बीच में एक जंगल, जो कि बिल्कुल सही और एकदम एक्यूरेट है। अगर हम खानसार को भारत के नक्शे पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि खानसार की एक ओर समंदर है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान, और तीसरी ओर गुजरात का कच्छ। अब आगे की डिटेल है सलार मूवी के सबसे वॉयलेंट सीन के बारे में, जहाँ पर कि देवा राधा रमा और सभी सरदारों के सामने नारंग का सर धड़ से अलग कर देता है। अब सच बताना किस किस को इस सीन को देखकर बाहुबली के इस वाले सीन की याद आ गई थी, सॉरी बाहुबली 2 के इस वाले सीन की याद आ गई थी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। अब ये वाला सीन कॉपीड है या नहीं ये तो आप ही डिसाइड कर लो, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रशांत नील ने खुद ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो SS राजामौली की मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। SS राजामौली जिस तरह से अपनी मूवी में वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाते हैं, पूरा एक साम्राज्य दिखाते हैं, उसी तरह से प्रशांत नील भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनका गैंगस्टर जॉनर है और SS राजामौली का हिस्टोरिकल, बस इतना ही फर्क है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। मूवी में शौर्यांगा कबीले के लोगों को दूसरे कबीले के लोगों से अलग दिखाने के लिए, यानी कि शौर्यांगा कबीले के लोगों को सिग्निफाई करने के लिए जितने भी लोग हैं उनके पीठ पीछे पंजे के निशान दिखाया गया है और उनको ग्रीन कलर के साथ जोड़ा गया है। अब क्या यहाँ पर आपने एक बात को नोटिस किया कि शौर्यांगा कबीले के अलावा के जो 2 कबीले हैं, यानी कि मन्नार कबीला और घनियार कबीला, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कलर का यूज नहीं किया गया, सिर्फ शौर्यांगा कबीले के लिए स्पेशल ग्रीन कलर का यूज किया गया है। अब क्योंकि उस कबीले से अपना हीरो देवा है, शायद इसीलिए प्रशांत नील ने शौर्यांगा कबीले को खास महत्व दिया है, या फिर इसके पीछे भी कोई खास स्टोरी है जिसको कि वो आगे चलकर पार्ट 2 में दिखाने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है यार। तो चलो फिर वेट करते हैं सलार के पार्ट 2 का। लेकिन अगर आपको वेट करना पसंद नहीं है तो सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम को लेकर मेरे पास एक थियरी है, वो सुन लो। तो देखो, सलार पार्ट 1 सीज फायर में हमें दिखाया गया है कि जो तीनों कबीले हैं, यानी कि शौर्यांगा कबीला, घनियार कबीला और मन्नार कबीला, ये तीनों ही कबीला आपस में दुश्मन बन चुके हैं। शौर्यांगा कबीला और मन्नार कबीले के बीच में किस बात से लड़ाई है ये तो आप सब बेहतर जानते हैं, और मैं भी बेहतर ही जानता हूँ। लेकिन अब घनियार कबीला भी पूरे खानसार को हथियाना चाहता है, और वो भी मन्नार कबीला और शौर्यांगा कबीले का दुश्मन बन बैठा है। जैसा कि मूवी की एंडिंग में राज मन्नार कहता है कि मैं खानसार से बाहर इसीलिए गया था क्योंकि खानसार के बाहर किसी ने कोई गलत ऑर्डर दिया था, और वो ऑर्डर आया था घनियार कबीले के सरदार, जिसको कि राज मन्नार ने ही बनाया किसी टेरिटरी का खानसार में, जिसका कि नाम है वाली, उसी ने ये ऑर्डर दिया था। जो कि मूवी की एंडिंग में कहता ही है कि राज मन्नार ने घनियार कबीले को गुलाम इसलिए बनाया था क्योंकि हम में एकता नहीं थी। मुझे लगा आपको याद नहीं होगा, तो इसलिए याद दिला देता हूँ। तो अब जैसे सलार के पार्ट 1 में हमें फर्स्ट हाफ में दिखाई गई थी देवा की स्टोरी, और उसके बाद हमें सेकंड हाफ में जाकर दिखाई गई थी खानसार की स्टोरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सलार के पार्ट 2 में इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है। सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम के फर्स्ट हाफ में हमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे वर्ध मन्नार का सलार यानी कि देवा उसको खानसार का कर्ता बनाता है, और फिर सेकंड हाफ में जाकर उस ओपन एंडिंग को फुलफिल किया जाएगा जो कि सलार के पार्ट 1 में फर्स्ट हाफ में हमारे लिए छोड़ी गई थी। और फाइनली जाकर क्लाइमैक्स में हमें देखने को मिलेगा वर्धा वर्सेस देवा। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वर्धा और पंडित ये दोनों मिल जाएंगे और देवा के खिलाफ हो जाएंगे। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सलार के पार्ट 1 में हमें यही दिखाया गया है कि खानसार को डिलीवरी पहुंचाने वाला कौन है, पंडित।
और प्रेजेंट में खान सर का करता कौन है? वर्दा। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो चलो अब बात कर लेते हैं सलार मूवी के इलॉजिकल सीन्स की। तो चलो भाई लोग अब बात कर लेते हैं सलार मूवी के उन सारे सीन्स की जिनको देखकर कि कहा जा रहा है कि इन सारे ही सीन्स में से लॉजिक मिसिंग है। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत ये तो तभी पता चलेगा ना जब हम इन सारे सीन्स का ब्रेकडाउन यानी कि इनको डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने इलॉजिकल सीन्स की परिभाषा अपने दिमाग में ये बिठाई है कि हमें सलार मूवी में जितने भी ओवर द टॉप फाइट सीन्स देखने को मिले यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट वाले फाइट सीन देखने को मिले या फिर प्रभास के कैरेक्टर का इतना ज्यादा पावरफुल दिखाना या फिर जो पूरा साम्राज्य दिखाया गया है ऐसा कोई साम्राज्य एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कि दुनिया में इतने ज्यादा पावरफुल देश होते हुए खानसार जैसा साम्राज्य एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। अगर ऐसी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरा खानसार साम्राज्य प्रभास का इतना ज्यादा पावरफुल होना और ऐसे कुछ गन फाइट सीन्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट सीन ये साउथ की मसाला मूवीज का हिस्सा रहता है। अगर इन सारी चीजों को देखकर अगर कोई सलार मूवी को इनलॉजिकल बोलता है तो साला तुम पोगो देखो। नहीं सच में ये मूवी है ही नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम इन सारी चीजों को इग्नोर करने के बाद बाकी के कुछ सीन्स जो कि हमें सलार मूवी में दिखाए गए हैं यानी कि थोड़ा उनको एग्जेजरेट करके दिखाया गया है या फिर थोड़ा ओवर पावर्ड दिखाया गया है उन सारे सीन्स को देख के लगता है कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो चलो भाई लोग एक एक कर उन सारे सीन्स पर बात करते हैं और उनके पीछे के लॉजिक को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं उस वाले सीन की जहां पर कि प्रभास के हाथ में बच्चों का केक काटने वाला चाकू देखकर उसकी माँ भड़क जाती है और मतलब पूरा एकदम बौखला जाती है और उसको चाकू नीचे रखने को कहती है। अब यही सीन कुछ लोगों को इनलॉजिकल लग रहा था। अब भाई लोग मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत नील का इंटेंशन इस सीन को दिखाने के पीछे ये था कि हमें मूवी में थोड़ी डेप्थ फील हो कि छोटी से छोटी चीज से भी उसकी माँ डरती है जिससे कि हम ये फील कर पाए कि देवा ने पास्ट में कितने बड़े बड़े कांड किए मतलब कितने लोगों को मारा होगा इसलिए तो इसकी माँ एक छोटा सा चाकू देखकर भी इतने डर गई। अब ऐसा ही एक सीन हमें आगे भी दिखाया गया है जहाँ पर कि देवा घर पर लेट आता है तो भी उसकी माँ इतना भड़क जाती है कि उसको कहती है कि भिड़ो मेरा बच्चा है तू तो क्या लेटने आने का। मतलब कि यार यही प्रशांत नील का स्टाइल है। थोड़ा पुराना है लेकिन मेरे को बढ़िया लगता है। देखो ऐसा ही हमें KGF चैप्टर 2 में भी एक सीन दिखाया गया था जहाँ पर कि उसकी माँ कहती है तो नहीं बचेगा। बदन जल रहा था तो लेकर आई। मेरे बेटे की जान के बारे में बात करेगा तो बिल्कुल ऐसे ही। तो देखो यहाँ पर बात ये हुई है ना कि देखो KGF चैप्टर 2 इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उसकी ये छोटी छोटी खामियां को हमने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि सलार मूवी KGF चैप्टर 2 के कंपैरिजन में थोड़ी कम एंटरटेनिंग है। देखो यारो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सलार मूवी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी कम एंटरटेनिंग है क्योंकि सलार मूवी में जो हमें प्रशांत नील ने पूरा वर्ल्ड दिखाया है खानसार उसके मुकाबले हम KGF चैप्टर 2 के KGF से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, है कि नहीं। देखो ये तो बिल्कुल 100% सच बात है कि अगर KGF और KGF चैप्टर 2 सलार मूवी से पहले ना ही होती और सबसे पहले प्रशांत नील ने सलार बनाई होती तो हम सारे सलार मूवी को एक ब्लॉकबस्टर एक मास्टरपीस पता नहीं क्या क्या कह रहे होते। ऐसे कोई छोटी छोटी बात पर कमियां नहीं निकाल रहा होता। लेकिन खैर छोड़ो, हम बढ़ते अगले सीन की तरफ। तो ये अगला सीन है वेलाम गाड़ी का। अब ये वेलाम गाड़ी खानसार में एक जगह है, ठीक है। वहाँ पर देवा सभी कापरों और सरदारों और खुद राधारमा के सामने नारंग का सर धड़ से अलग कर देता है और वहाँ पर जितने भी आर्मी के सोल्जर्स यानी कि खानसार की आर्मी के सोल्जर्स खड़े होते हैं वो देवा को कुछ भी नहीं करते। वो सीन बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं था। अगर आपने सलार मूवी को ध्यान से देखा तो आपको पता चले गया होगा कि खानसार का जो निबंधन है उसमें एक प्रावधान है कि जब तक खानसार में सीज फायर लागू है तब तक कोई भी किसी को मार नहीं सकता। और भाई लोग सीज फायर का मतलब भी यही होता है कि कोई भी फायर नहीं करेगा, सब कोई पीस में रहेंगे। और इसीलिए तो प्रशांत नील ने इस मूवी को ये टाइटल दिया है सलार पार्ट 1 सीज फायर। और अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो सीज फायर है वो खानसार में वर्दा को बचाने के लिए लगाया गया है। क्योंकि जब खानसार के प्रेजेंट करता यानी कि राज मन्नार ने उसके बेटे वर्दा को खानसार का अगला कर्ता बनाने की घोषणा की तब खानसार में अंदरूनी मतभेद होना शुरू हो गए और वर्दा को मारने के प्लान्स बनने लगे। इसीलिए खानसार में सीज फायर लागू करना पड़ा क्योंकि तब राज मन्नार भी खानसार से बाहर था ना। और वहाँ पर वेलाम गाड़ी में नारंग का सर धड़ से अलग करने पर भी सोल्जर्स ने देवा पर गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि राधारमा ने उन्हें पहले मना किया था। अब राधारमा ने उन्हें वेपन्स यूज करने से इसलिए मना किया था क्योंकि खानसार में सीज फायर लागू था। अब राधारमा भले ही राज मन्नार की बेटी हो लेकिन वो भी निबंधन के अंडर आती है। खुद राज मन्नार निबंधन के अंडर आता है। यार विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार सुन भी लो कि राधारमा ने उन सोल्जर से एग्जैक्टली कहा क्या था। जब तक मैं न बोलूं, वेपन्स यूज मत करना, वहाँ कुछ भी हो जाए कोई हिलेगा नहीं। तो आई होप कि इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि वहाँ पर सोल्जर्स ने देवा पर गोलियां क्यों नहीं चलाई थी। अब कुछ और कंप्लेंट्स है लोगों की, जैसे कि इस मूवी में बिल्डअप कुछ ज्यादा ही हो गया और प्रभास को बिल्कुल भी डायलॉग्स नहीं दिए। ऐसा क्यों? तो यूं कि
किसकी बात करें पहले? हाँ, बिल्डअप थोड़ा ज्यादा हो गया। देखो ये कंप्लेन तो मेरी भी थी कि ये पूरी मूवी को इन्होंने बिल्डअप में ही निकाल दिया, लेकिन जब मैंने प्रशांत नील के पुराने इंटरव्यूज को चेक किया तो वहाँ पर उन्होंने ये क्लियरली बोला था कि इस पूरी मूवी में हमें एक खानसार नाम के साम्राज्य से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना तो गलती प्रशांत नील की है और ना ऑडियंस की, ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो चलो बात कर लेते हैं कि अपने प्रभास अन्ना को बिल्कुल भी डायलॉग्स क्यों नहीं दिए गए मूवी में। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, कैरेक्टर डिमांड। देवा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ कि उसका एक भयानक पास्ट जुड़ा हुआ है। उसकी माँ उससे ज्यादा कुछ बात नहीं करती और उसे बात बात पर डांटती रहती है। देवा का कैरेक्टर लिखा ही इस तरह से गया है कि सिर्फ उसकी आंखें काफी है ये बताने के लिए कि उसने पास्ट में क्या क्या किया है और उसके साथ क्या क्या हुआ है। और अगर आप लोग अपने दिमाग में से ये सारी चीजें हटा दोगे कि प्रभास ने अपनी पास्ट वाली मूवीज में क्या एक्टिंग की है, और अगर एक नए नज़रिए से आप इस मूवी में प्रभास को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभास ने इस कैरेक्टर को निभाने के लिए एफर्ट्स तो दिए हैं। और मुझे पर्सनली प्रभास इस मूवी में काफ़ी अच्छे लगे हैं। उनकी कुछ पिछली मूवीज़ के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। और एक डायरेक्टर एक्टर से एक्टिंग करवाता है, ठीक है, और उनकी पिछली मूवीज़ के डायरेक्टर तो क्या कमाल के थे। नहीं, खैर छोड़ो, जान दो। तो यारो ये था सलार मूवी की माइक्रो डिटेल्स, लॉजिक एक्सप्लेनेशन और सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम को लेकर मेरी एक छोटी सी फैन थियरी। अब सलार मूवी और मेरे इस वीडियो को लेकर आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो भाई लोग, वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है, मैं मिलूंगा तुमसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।